हाँ, इस वीडियो में हम आपको जैसा कि आप जान रहे हैं इस श्रृंखला में फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स के बारे में चर्चा चल रही है। तो इसमें कई आर्गन्स हो चुके हैं। अब हम आज जिस आर्गन की चर्चा करेंगे वो है फैलोपियन ट्यूब पार्ट 2। इसमें बहुत सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब रिलेशंस के बारे में भी कुछ बता दिया गया था, लेकिन इसमें जो बाकी रह गया था वो इस वीडियो में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आज की चर्चा का मुख्य विषय है इसके अदर रिलेशंस, जिसमें इंटेरो इंफीरियर, इंफीरियर, इसके लीगामेंट, इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी वेनस ड्रेनेज, इसकी नर्व सप्लाई और इसकी हिस्टोलॉजी और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो आज के मुख्य इस वीडियो के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है? इसके रिलेशंस में ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, डेवलपमेंट, हिस्टोलॉजी, क्लिनिकल एनाटॉमी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अदर रिलेशंस में। तो अदर रिलेशंस में बताया गया कि इंटेरो इंफीरियर, यानी इस ट्यूब के इंटीरियरली और इंफीरियरली डायरेक्शन में कौन कौन से विसराज इसके रिलेशन में आते हैं। तो इसमें नाम आता है राउंड लीगामेंट ऑफ यूट्रस। हाँ, यूट्रस पर लगने वाला एक लीगामेंट है जिसको हम नाम देते हैं राउंड लीगामेंट। तो वो इसके इंटेरियो इंफीरियरली रिलेशन में आता है। दूसरा बताया गया पोस्टेरियो इंफीरियर, यानी बैक साइड के इंफीरियर पार्ट में कौन सा विसरा इसके रिलेशन में आता है। तो वहां पर मिलेगा आपको ओवरी और लीगामेंट ऑफ ओवरी। दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, लीगामेंट ऑफ ओवरी और ओवरी। इसके इंफीरियर रिलेशन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो ये है एनास्टोमोसिस बिटवीन यूटेराइन एंड ओवेरियन वेसल्स, यानी यूटेराइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी के बीच में एनास्टोमोसिस, यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी के बीच में यहाँ पर एनास्टोमोसिस होती है। वो एनास्टोमोसिस इसके इंफीरियर पाया जाता है। और फिर इसमें एक दूसरा भी है फैट एंड लिम्फ वेसल्स। कुछ फैट और कुछ लिम्फ वेसल्स भी इसके इंफीरियर रिलेशन में पाए जाते हैं। इसमें लीगामेंट की संख्या बताई गई, इनफंडिबुलो पेल्विक लीगामेंट। ये कौन एक लीगामेंट है जो इनफंडिबुलो पेल्विक लीगामेंट के नाम से जाना जाता है, यानी इनफंडिबुलम को, यानी इसका जो लेटरल पार्ट है इनफंडिबुलम, जिसको नाम दिया गया था सब डिवीजन में, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, तो उससे चलता है और ये कहाँ चला जाता है, पेल्विक के वाल तक चला जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं इनफंडिबुलो पेल्विक लीगामेंट। ये पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है जिसका अटैचमेंट कहाँ होता है, बिटवीन इनफंडिबुलम एंड लेटरल पेल्विक वाल, यानी इनफंडिबुलम, या अर्थात आप कह सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब का जो लेटरल पार्ट होता है उसी का नाम है इनफंडिबुलम, क्योंकि यह फनेल शब्द होता है। तो यहाँ से लिगामेंट चलता है और पेल्विक के लेटरल वाल में जाकर के अटैच हो जाता है। तो इसी का नाम है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। अब इसकी हम ब्लड सप्लाई की चर्चा करना चाहेंगे। तो कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं जो इसको ब्लड की सप्लाई करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पर आता है यूटेराइन आर्टरी मीडियल 2/3। ये यूटेराइन आर्टरी जो फैलोपियन ट्यूब के मीडियली 2/3 फिगर में दिखाया गया है, आप फिगर देख सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं। तो यूटेराइन आर्टरी ये फैलोपियन ट्यूब के मीडियल 2/3 को ब्लड की सप्लाई करती है। ये किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ये जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है उसके इंटीरियर डिवीजन की ही एक ब्रांच होती है जो फैलोपियन ट्यूब के मीडियल 2/3 को ब्लड की सप्लाई करती है। और दूसरी भी आर्टरी है जो इसके ब्लड की सप्लाई करती है। तो इसका मीडियल 2/3 तो यूटेराइन आर्टरी के द्वारा, और इसका जो लेटरल 1/3 होता है वो ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा से आर्टरी आती है, ओवरियन आर्टरी कहते हैं उसको, इसके द्वारा सप्लाई किया जाता है।
तो आपने ब्लड सप्लाई देखा फैलोपियन ट्यूब की, ये दो पार्ट में होती है। इसका मीडियल 2/3 जो होता है वो इंटरनल इलियक आर्टरी के इंटीरियर डिवीजन से एक ब्रांच निकलती है जो जिसको हम नाम देते हैं यूटेराइन आर्टरी। वो ट्यूब के मीडियल 2/3 को ब्लड की सप्लाई करती है और एक एब्डोमिनल एओर्टा से डायरेक्ट ब्रांच आती है ओवरी के लिए जिसको हम नाम देते हैं ओवेरियन आर्टरी। वो इसके लेटरल 1/3 को सप्लाई करती है। अब वेनस ड्रेनेज का नंबर है इसमें, कैसे वेनस ड्रेनेज यहां पर होता है। तो इसमें बताया गया कि ऑन द राइट साइड बाय द राइट ओवेरियन वेन, ऑन द लेफ्ट साइड बाय द लेफ्ट ओवेरियन वेन, यानी इसके दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो वेनस ड्रेनेज है वो ओवेरियन वेन के द्वारा होती है। वही ओवेरियन वेन अब इसके राइट साइड में है तो वो राइट ओवेरियन वेन, और वही जब लेफ्ट साइड में इसके हो जाती है तो उसी का नाम हो जाता है लेफ्ट ओवेरियन वेन। नर्व सप्लाई की जहां तक बात है तो इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दोनों क्या हैं, ये एनएस के पार्ट होते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व के बारे में जानिए कैसे क्या करती है। तो ये T10 और L2 यानी T10 से लेकर के L2 जो स्पाइनल कार्ड का सेगमेंट होता है वहां से इसके फाइबर्स निकलते हैं और बाय द ओवेरियन एंड सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, वहां से ये ओवेरियन और सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के द्वारा इसको कंट्रोल करता है। पैरासिम्पैथेटिक की जहां तक बात है तो ये लेटरल हाफ राइट एंड लेफ्ट वैगस नर्व एंड मीडियल हाफ पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व S2, S3, S4 के द्वारा इसकी नर्व सप्लाई की जाती है। इसके डेवलपमेंट की बात हम करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट कहां से होता है तो सिफेलिक वर्टिकल पार्ट ऑफ द मुलेरियन डक्ट। ये मुलेरियन डक्ट का साइंटिस्ट के नाम पर एक डक्ट होती है जिसका नाम मुलेरियन डक्ट होता है। ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसकी चर्चा की जाती है। तो उसी के वर्टिकल पार्ट से, सिफेलिक वर्टिकल पार्ट से ये फैलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। अब आइए हम इसके हिस्टोलॉजी की चर्चा करना चाहेंगे। तो हिस्टोलॉजी में कौन कौन से पार्ट आते हैं जो मिलकर के इस ट्यूब को कंप्लीट रूप आकार देते हैं। तो इसमें पहला पार्ट होता है इंटीरियर सीरस कोट डेराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम। यह पेरिटोनियम से ही निकला हुआ एक सीरस ये लेयर होती है, फोल्ड होती है उसका, जो इसका आउटर कवरिंग बनाती है जिसको हम नाम देते हैं सीरस कोट। वो कैसा होती है, नेचर सीरस कोट होती है। दूसरा जो है इसका मिडिल मस्कुलर कोट, कोट थिक इन स्थमस एंड थिन इन एम्पुला। इसका जो मिडिल पार्ट है वो कैसा है, मस्कुलर कोट होता है, यह मसल्स का बना होता है और ये थिक होता है स्थमस में और थिन होता है एम्पुला में। इसका जो इनर पार्ट होता है, यानी हिस्टोलॉजी में 3 पार्ट बताया गया, एक आउटर पार्ट, एक मिडिल पार्ट। ये हिस्टोलॉजी में ये हो गया एन आउटर सीरस कोट, मिडिल मस्कुलर कोट और तीसरा है इनर म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये हिस्टोलॉजी में 3 पार्ट इसके बताए गए। पहला है इंटीरियर सीरस कोट डेराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम से निकला हुआ ये जो पार्ट है वो इसकी आउटर कवरिंग बनाता है। दूसरा इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो मस्कुलर कोट होता है, वो स्थमस में थिक होता है और एम्पुला में थिन होता है। तीसरा पार्ट इसका जो इनर मोस्ट है उसको बोलते हैं इनर म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकोजा का बना होता है। इट इज लाइंड बाय कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का के द्वारा लाइंड किया जाता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन इज थ्रोन, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फोल्ड्स पाए जाते हैं विच फिल अप द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब के ल्यूमेन को फिलअप करते हैं। अब आइए हम चर्चा करेंगे, ये लास्ट पॉइंट है इसका फैलोपियन ट्यूब के बारे में। लास्ट में इसकी चर्चा की जाती है क्लिनिकल एनाटॉमी, यानी जैसे बॉडी के
तमाम अंगों में तमाम तरह की डिफॉर्मिटी, पैथोलॉजिकल कंडीशंस यानी डिजीजेस पैदा होती हैं, एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब में भी तमाम क्लिनिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम की चर्चा हम करेंगे तो इसको कहते हैं सेल्पिंजाइटिस। जैसा कि आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि ये ट्यूब यूटेराइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब और सेल्पिंग्स के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो तीसरा नाम बताया गया था सेल्पिंग्स, जिसका मतलब होता है ट्यूब लाइक या बांसुरी लाइक स्ट्रक्चर, उसी को कहते हैं सेल्पिंग्स। तो उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो टर्म बन जाता है सेल्पिंजाइटिस। यानी इसकी जो क्लिनिकल एनाटॉमी में पहला पॉइंट है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें मिलता है जब आप किसी पेशेंट के यूएसजी को देखेंगे, अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है तो यही टर्म लिख करके उसमें आपको मिलेगा सेल्पिंजाइटिस। अगर आप इसका मतलब आप जानते हैं तो अपने पेशेंट को आप इजीली डील कर सकते हैं कि आपके फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रॉब्लम है। तो सेल्पिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसी को कहते हैं सेल्पिंजाइटिस। दूसरी जो इसके क्लिनिकल एनाटॉमी में दूसरा पॉइंट है वो है पायोसेल्पिंग्स। पायो मीन्स पस और सेल्पिंग्स का मतलब आप जानते हैं यूटेराइन ट्यूब। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन होता है तो वहां पर पस एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो उसी को हम नाम देते हैं पायोसेल्पिंग्स। हाँ, किसी के फैलोपियन ट्यूब में यदि पस कलेक्शन दिख रहा है तो यूएसजी के रिपोर्ट में यही टर्म आपको मिलेगा पायोसेल्पिंग। यदि आप इसका मतलब जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर मुश्किल है कि आप अपने पेशेंट को कैसे डील कर पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे। अब तीसरे नंबर पर जो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है वो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब? प्रेगनेंसी तो आपने बहुत सुना, लेकिन ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? तो इक्टोपिक का मतलब होता है बियॉन्ड द नॉर्मल, यानी सामान्य से हट करके। यदि आंखें आपके फ्रंट पर हैं तो नॉर्मल हैं, यदि ये आंखें बैक में चली जाएं तो इसको हम इक्टोपिक आईज बोलेंगे। यानी अपने सामान्य स्थान से हट करके जब कोई बॉडी पार्ट दूसरे स्थान पर दिखता है तो उसमें हम टर्म जोड़ देते हैं इक्टोपिक। तो ये प्रेगनेंसी, जैसा कि सामान्य रूप से आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी का डेवलपमेंट कहां होता है? यूटेराइन कैविटी के अंदर होता है। लेकिन जब ये प्रेगनेंसी यूटेराइन ट्यूब के अंदर न डेवलप करके किसी बॉडी के अदर पार्ट में करे तो उसको हम नाम दे देते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसमें होता क्या है कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन एम्पुला ऑफ द ट्यूब। जब फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में ही इसका फर्टिलाइज्ड ओवा का इम्प्लांटेशन हो जाए बजाय यूटेराइन कैविटी के, तो इस तरह की प्रेगनेंसी को हम नाम देते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। चौथा पॉइंट इसमें बताया गया स्टेरिलिटी ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब। हाँ, महिलाओं के ये स्टेरिलिटी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जब आप यूएससी कराते हैं तो रिपोर्ट में पता लगता है कि उसके स्टेरिलिटी का कारण कुछ और नहीं बल्कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है जिसका काम है ओवा को ओवरी से लेकर के यूटेराइन कैविटी तक पहुंचा देना। लेकिन यदि ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो फिर आप जानते हैं कि ओवा और स्पर्म का जब तक फ्यूजन नहीं होगा तब तक के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो जब ट्यूब ही ब्लॉक हो जाएगा तो फिर ओवा और स्पर्म का फ्यूजन कदापि संभव नहीं है। रिजल्ट क्या मिलता है? स्टेरिलिटी यानी बंध्यापन। तो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब स्टेरिलिटी की समस्या सामने आती है। पांचवा जो पॉइंट बताया गया ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या मतलब है? यह मेडिकल का एक कॉमन टर्म ओमी है। जब किसी आर्गन विशेष से या पार्ट में इसको हम टोमी को जोड़ देते हैं तो ये इंडिकेट करता है, ये प्रीफिक्स है, ये इंडिकेट करता है कि उस स्पेसिफिक आर्गन में वो सर्जिकल रिमूवल हो चुका है।
तो इसमें ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब में टोमी शब्द जुड़ गया है, यानी ट्यूब को काट दिया, सर्जिकल रिमूवल करके निकाल दिया गया है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम बर्थ कंट्रोल के लिए फैमिली प्लानिंग को एडॉप्ट करते हैं तो इसमें करते क्या है कि ये जो फीमेल में फैमिली प्लानिंग के लिए एक यूटेराइन ट्यूब के एक सेगमेंट को, एक टुकड़े को, एक पार्ट को सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं और दोनों साइड के, ऐसा नहीं कि एक तरफ कर देंगे तो ये फैमिली प्लानिंग आपकी पूरी हो जाएगी, नहीं, क्योंकि एक तरफ अगर आप निकालेंगे तो दूसरे तरफ का ट्यूब अगर खुला हुआ है तो फिर ये फैमिली प्लानिंग का मकसद पूरा नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ के फैलोपियन ट्यूब के एक सेगमेंट को काट करके निकाल दिया जाता है, फिर उनको फोल्ड करके अपनी जगह पर लिगेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। यह एक ऐसी सर्जरी है जो फैमिली प्लानिंग के लिए इन द केस ऑफ फीमेल हम इसको यूज करते हैं। छठवां जो बताया गया हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी, ये क्या है भाई, तो हिस्टेरो का मतलब होता है यूटेरस और सेल्पिंग्स का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। उसका हम रेडियोलॉजिकल जब एग्जामिनेशन करते हैं, रेडियोलॉजिकल टेक्निक के द्वारा उसको विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको कहते हैं हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी। तो इट इज ए रेडियोलॉजिकल टेक्निक बाय इंट्रोड्यूसिंग ए वाटर सॉल्युबल रेडियोपेक मीडियम इनटू द यूटेरस एंड द यूटेराइन ट्यूब। हम एक वाटर सॉल्युबल रेडियोपेक मीडिया को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं यूटेरस के अंदर और फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फिर हम उसकी ग्राफी करते हैं तो इसी को कहते हैं हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी और इसको दूसरा नाम भी देते हैं सेल्पिंजियोग्राफी। तो ये वीडियो आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। सरसरी तौर पर एक बार हम रिवाइज कर देना चाहेंगे, अदर रिलेशंस में इंटीरियर इंफीरियर में क्या क्या मिलता है। राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस, यह एक लिगामेंट है जो यूटेरस से कनेक्ट होता है, वो इसके इंटीरियर और इंफीरियर रीजन में इससे रिलेट करता है। दूसरा है पोस्टीरियर इंफीरियर, इसके बैक और इंफीरियर ओवरी और लिगामेंट ऑफ ओवरी दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसके इंफीरियर में मिलता है एनास्टोमोसिस बिटवीन यूटेराइन एंड ओवेरियन वेसल्स, यूटेराइन ब्लड वेसल और ओवेरियन ब्लड वेसल दोनों के बीच में ज्वाइनिंग होती है, एनास्टोमोसिस होता है, तो ये मिलता है। और ये बी वाले में मिलता है फैट एंड लिम्फ वेसल, ये भी इसके इंफीरियर रिलेशंस में मिलते हैं। इसके लिगामेंट की हम चर्चा करें तो इसमें लिगामेंट मिलता है इन्फंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट, ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, इसका अटैचमेंट होता है कहां से कहां तक, इन्फंडिबुलम से चलता है और पेल्विक के लेटरल वॉल में जाकर के अटैच हो जाता है। ब्लड सप्लाई में हम बात करें तो इसमें यूटेराइन आर्टरी जो है फैलोपियन ट्यूब के मीडियल 2/3 को ब्लड की सप्लाई करती है, जो इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। और दूसरी आर्टरी जो फैलोपियन ट्यूब के लेटरल 1/3 को ब्लड की सप्लाई करती है, वो एब्डोमिनल एओर्टा से डायरेक्ट निकल करके और इसको ब्लड की सप्लाई करती है, जिसका नाम है ओवेरियन आर्टरी। वेनस ड्रेनेज में ऑन द राइट साइड बाय द राइट ओवेरियन वेन और दूसरी तरफ ऑन द लेफ्ट साइड बाय द लेफ्ट ओवेरियन वेन, यानी ओवेरियन वेन ही इसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होती है, तो वही इसके वेनस ड्रेनेज का कार्य पूरा करती है। नर्व सप्लाई की हम बात करें तो इट इज रेगुलेट एंड कंट्रोल बाय द सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व के फाइबर्स कहां से निकलते हैं, तो ये T10 से लेकर के L2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड के T10 और L2 सेगमेंट से इसके फाइबर्स निकलते हैं, जो ओवेरियन एंड सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के द्वारा इसको नर्व की सप्लाई करते हैं। दूसरा है पैरासिंपैथेटिक नर्व, ये लेटरल हाफ राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व के द्वारा सप्लाई की जाती है। इसका मीडियल हाफ जो है पेल्विक स्प्लेंक्निक नर्व S2, S3, S4 के द्वारा सप्लाई की जाती है। डेवलपमेंट की बात हम करें तो ये सिफेलिक वर्टिकल पार्ट ऑफ द मुलेरियन डक्ट के द्वारा से इसका डेवलपमेंट होता है, बिगिनिंग होता है। हिस्टोलॉजी की हम बात करें तो इसमें 3 पार्ट बताए जाते हैं, आउटर
कोट जो सीरस इन नेचर होती है, जो पेरिटोनियम से बनती है। दूसरा मिडिल पार्ट होता है वो मस्कुलर होता है, ये स्थमस में थिक होता है और एम्पुला में थिन होता है। तीसरा है इनर म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा ये मेम्ब्रेन लाइंड की जाती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रोन, इसमें बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं जो इसके फैलोपियन ट्यूब के ल्यूमन को फिलअप करते हैं, भरते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में भी और एकेडमिक परीक्षा में भी काफी वैल्यूएबल है। तो इसमें पहला जो बताया गया सेल्पिंजाइटिस, यानी सेल्पिंग्स में इन्फ्लेमेशन का होना, यानी यूटेराइन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको कहते हैं सेल्पिंजाइटिस। दूसरा है पायोसेल्पिंग्स, यानी पस कलेक्शन इन द फैलोपियन ट्यूब। तीसरा है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब फर्टिलाइज्ड ओवा का इम्प्लांटेशन यूटेराइन कैविटी में न होकर के एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में हो जाए और उसका डेवलपमेंट ग्रोथ वहीं पर होने लगे, तो इस प्रेगनेंसी को हम नाम देते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। चौथा है स्टेरिलिटी, महिलाओं में अब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्टेरिलिटी की, यानी बंध्या की। तो ये क्यों होता है? स्टेरिलिटी का जो मुख्य कारण बताया गया है वो है फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक हो जाना। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ओवरी से चलने वाला ओवा ये स्पर्म से फ्यूजन नहीं कर पाएगा, रिजल्ट क्या होगा? स्टेरिलिटी। पांचवा बताया गया ट्यूबेक्टोमी, जब हम फैमिली प्लानिंग के लिए सर्जरी करते हैं तो इसमें हम करते क्या हैं, ये फैलोपियन ट्यूब के दोनों साइड के एक एक सेगमेंट को सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं। और ये रिजल्ट इसका ये होता है कि जब वो बीच से कट जाता है एक सेगमेंट, तो फिर ओवा और स्पर्म में भेंट में फ्यूजन नहीं हो सकती है, इसलिए कारण बन जाता है स्टेरिलिटी। और छठवां और लास्ट बताएगा हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी, यह एक रेडियो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते क्या है, एक वाटर सॉल्युबल रेडियो ओपेक मीडिया को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कहाँ? यूटेरस में और यूटेराइन ट्यूब में। इसी को हम नाम देते हैं सेल्पिंजियोग्राफी। तो इसके साथ ही इस वीडियो का बहिंद हो गया। फिर अगली वीडियो में हम कुछ इस तरह की और नई वीडियो लेकर के आएंगे जिसकी चर्चा हम आपके साथ करना चाहेंगे।